आपने लोन पर घर ले लिया है। लोन तो समझ ही रहे होंगे, क्योंकि लोन पर घर लेने का सपना आजकल हर कोई देख रहा है, क्योंकि घर का सपना देख रहा है तो लोन के ऊपर बहुत निर्भर करना पड़ता है। आपने लोन पर घर लिया है, लोन पर कार ले ली है और आप हर महीने उसकी ईएमआई चुकाते हैं। आजकल ये ईएमआई या किस्त लगभग हर मध्यम वर्गीय परिवार की हकीकत बन चुकी है। लेकिन सोचिए, जिस नौकरी के बूते आप लोन लेते हैं या घर खरीदते हैं, वही नौकरी ही ना रहे तो अचानक आपको एक मेल आए, आपका एम्प्लॉयर आपको टाटा बाय बाय बोल दे। हम में से ज्यादातर लोग ये सीन सोचकर ही सिहर जाएंगे और वो डर स्वाभाविक भी है। लेकिन आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले एम्प्लॉयज कुछ इसी तरह से डर के साए में जी रहे हैं, और इसलिए आज हम डीएनए में इसी डर से जुड़ा एक विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए भी बेहद जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी Amazon बड़े पैमाने पर छटनी करने वाली है और कॉस्ट कटिंग के नाम पर वो करीब 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी में है। ये Amazon के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी छटनी होगी और Amazon दुनिया भर में करीब 16 लाख लोगों को रोजगार देती है, लेकिन अब वो कॉस्ट कटिंग के नाम पर करीब 1% लोगों को निकालने वाली है। यही नहीं, उसने नई भर्तियों पर भी रोक लगा रखी है। बात सिर्फ Amazon की नहीं है। इससे पहले ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क भी कंपनी के आधे से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल चुके हैं। उनके आने से पहले ट्विटर में करीब 7,500 लोग नौकरी करते थे, लेकिन मस्क के एक फैसले के बाद करीब 3700 लोगों की छटनी की जा चुकी है। जिनकी नौकरी छीनी गई उनमें ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल भी शामिल थे। इसी तरह फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा भी करीब 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल चुकी है। इसमें कई कर्मचारी तो ऐसे थे जिन्हें कंपनी ज्वाइन किए हुए एक सप्ताह भी नहीं बीता था। ये छटनी मेटा के अंदर आने वाली फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को मिलाकर की गई। और खबरें यह भी है कि फेसबुक कॉस्ट कटिंग के नाम पर अभी और लोगों को फायर कर सकता है। इसी तरह दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी इस वर्ष बड़ी संख्या में छटनी की है और कंपनी ने पिछले एक महीने में करीब 1,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। इसी तरह ओटीटी स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स भी 500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुकी है और आने वाले समय में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट भी इस वर्ष अपने 20% कर्मचारियों को फायर कर चुकी है, यानी उसने भी करीब 1500 कर्मचारियों की छटनी की है। यह लिस्ट काफी लंबी है। जो कंपनियां छटनी नहीं कर रही है उन्होंने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। इसके पीछे कंपनियां कॉस्ट कटिंग यानी कि खर्च बचाने की दलील दे रही है और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बड़े पैमाने पर जॉब कट भी की जा रही है। हालांकि बड़े पैमाने पर छटनी के पीछे इन कंपनियों की अपनी वजह हो सकती है, लेकिन ये संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये संकेत बता रहे हैं कि शायद मंदी एक बार फिर दुनिया की दहलीज पर आकर खड़ी हो चुकी है। क्योंकि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर के ज्यादा देशों में जीडीपी ग्रोथ बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आईएमएफ ने वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के 2.7% रहने का अनुमान जताया है, जबकि इसी वर्ष जनवरी में उसने इस ग्रोथ रेट के 4.2% तक रहने का भी अनुमान जताया था। यानी आईएमएफ के अनुसार दुनिया की अर्थव्यवस्था को पहले जिस रफ्तार से बढ़ना था वो अब घटकर लगभग आधी हो चुकी है और अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो दुनिया एक और मंदी का सामना कर सकती है। आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2023 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ करीब 1% रह सकती है, जबकि फ्रांस की 0.7%, ब्रिटेन की 0.3% और ब्राजील की जीडीपी सिर्फ 1% की रफ्तार से बढ़ सकती है, जबकि इटली और जर्मनी की हालत तो और भी खराब होने वाली है। आईएमएफ के अनुसार जर्मनी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में जाएगी और ये लगभग -0.3 और इटली की -0.2 रहने वाली है, यानी इनकी ग्रोथ निगेटिव हो सकती है। लेकिन मंदी के खतरे के बारे में बात करने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि मंदी होती क्या है और महंगाई के साथ उसका क्या रिश्ता है। वैसे तकनीकी भाषा में मंदी तब मानी जाती है
जब लगातार 2 से 3 तिमाही यानी कि 6 से 9 महीने तक किसी देश की जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रह जाए, यानी जीडीपी बढ़ने की दर माइनस में चली जाए, तब कहा जाएगा कि वो देश या अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो गया है। लेकिन आसान और सरल भाषा में मंदी का अर्थ होता है डिमांड का कम होना, यानी बाजार में सामान तो मौजूद है लेकिन उसके खरीदार ना हो। इसे हम आपको एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए कि मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी रोजाना 100 फोन बनाती है, उसके सभी फोन बिक जाते हैं, लेकिन किसी वजह से लोगों ने फोन खरीदना कम कर दिया और उस कंपनी के 100 की जगह 80 फोन ही बिक पाए। ऐसे में कंपनी अपना प्रोडक्शन कम कर देगी और जब प्रोडक्शन कम होगा तो वो मैन पावर यानी कि जो उनके कर्मचारी हैं, उनकी संख्या है, उसे कम कर देगी। अब जब लोगों की नौकरियां जाएंगी तो उनकी खरीदने की क्षमता पर भी इसका असर पड़ेगा और वो गैर जरूरी चीजें खरीदने की जगह सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदना शुरू कर देंगे और उनकी इस कंजूसी का जो दूसरी कंपनियां हैं उस पर उसका सीधा असर पड़ेगा। इस तरह एक चक्र बन जाएगा और डिमांड लगातार घटती जाएगी और मंदी का महंगाई से सीधा रिश्ता भी है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति महीने में 100 रुपए कमाता है और राशन, दवाएं, घर के खर्चे जैसे जरूरी चीजों में उसके 50 रुपए खर्च हो जाते हैं, ऐसे में उसके पास अपने रूटीन खर्च हटाकर भी 50 रुपए बच जाते हैं। अब वो इसे दूसरी चीजों पर खर्च कर सकता है, वो नया फोन खरीद सकता है, कहीं घूमने जा सकता है या फिर अपनी बचत को कहीं निवेश भी कर सकता है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ गई तो जहां वो पहले 50 रुपए अपना खर्च कर लेता था, वहीं अब उसके लिए उसे ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी उसकी बचत घट जाएगी और उसकी निवेश की या दूसरी चीजें खरीदने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। अब वो गैर जरूरी चीजों को खरीदने से परहेज करेगा। ऐसे में फिर डिमांड कम होगी और फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। यानी इस मंदी के पीछे महंगाई का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। तुर्की में महंगाई दर लगभग 85.51% है, अर्जेंटीना में 83%, रूस में 12.6%, इटली में यह महंगाई दर 11.9% है, जर्मनी में 10.4% यह महंगाई दर है और ब्रिटेन में 10.1% और अमेरिका में यह महंगाई दर 7.7% के स्तर पर है। और अब बात भारत की भी आपको बताएं तो भारत में यह महंगाई दर 6.77% के स्तर पर है। हालांकि पहले के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी इस महंगाई की वजह से आम लोगों की जेब पर खराब असर पड़ा है और इसका सीधा असर उनकी बचत और उनकी खरीदने की क्षमता पर पड़ रहा है। इस समय महंगाई जो है, इन्फ्लेशन दैट इज अपनी चरम सीमा पे है। इनफैक्ट आईएमएफ ने जो प्रेडिक्शन की थी 2022 की ग्रोथ रेट की 6% की, आईएमएफ इटसेल्फ ही अब प्रेडिक्शन कर रहा है कि 2022 की ग्रोथ रेट जो है घटकर 3.2% रह गई है और अगर इन्फ्लेशन इसी तरीके से चलता रहा तो 2023 में यह जो ग्रोथ रेट है यह सिर्फ 2.7% ही रह जाएगी। अगर हम इसका इफेक्ट देखते हैं ग्लोबली तो बहुत आपको आम से नजर आता है। जिस तरह से देखिए बड़ी बड़ी एमएनसीज जो है उन्होंने अपने काफी सारे एम्प्लॉयज की जो है छटनी कर दी है। आज ही अमेजॉन ने अपने 10,000 एम्प्लॉयज को निकालने का निर्णय लिया है। ट्विटर ने 50% अपने एम्प्लॉयज को रिट्रेंच कर दिया है। सिमिलरली मेटा भी सेम पॉलिसीज फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदी और महंगाई का सबसे बड़ा विलन कौन है? इसका सबसे बड़ा विलन है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। वैसे तो कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस युद्ध ने उसे एक और धक्का दे दिया है। इस युद्ध की वजह से अनाज, कच्चे तेल और दूसरी चीजों के आयात पर इसका असर पड़ा है। यही नहीं, पश्चिमी देशों को सबक सिखाने की कोशिश में रूस ने इन देशों को अपनी गैस की सप्लाई भी कम कर दी है। इसके अलावा तेल पैदा करने वाले देशों ने तेल का उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर दिया। इससे तेल और गैस के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और इसका असर हर चीज पर पड़ गया। ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, प्रोडक्शन महंगा हो गया, लोगों के बिजली के बिल महंगे हो रहे हैं। जबकि दूसरी वजह है चीन की जिद। चीन अब भी जीरो कोविड पॉलिसी पर अड़ा हुआ है और इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरीके से प्रभावित हुई है।
और दुनिया भर में अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने के बाद भी उनके उत्पादन को लेकर उसका स्तर नहीं बढ़ाया जा सका है। यानी यहां सिर्फ डिमांड कम होने का मलाल भर नहीं है, यहां सप्लाई भी कम हो रही है और सप्लाई बनी रहे इसलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं ताकि लोन महंगा हो, लोग कम खर्च करें। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंकों को तो उल्टा ब्याज दरें घटानी चाहिए थी ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसे बचे, वो ज्यादा खर्च कर सके। लेकिन अगर बैंक ब्याज दरों में कमी करेगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेगा और तब लोग और ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे और बाजार में डिमांड तो बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई उतनी ही रहेगी। और अगर कोई चीज बाजार में उतनी मौजूद नहीं है जितनी उसकी मांग है तो जाहिर तौर पर वो महंगी हो जाएगी। इसलिए बैंक ब्याज दर बढ़ा रहे हैं ताकि डिमांड ही ना बढ़े और महंगाई पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है क्योंकि इससे दोबारा डिमांड में कमी आ रही है और डिमांड में कमी आने का मतलब है मंदी। और जब मंदी आती है तो आर्थिक तरक्की रुक जाती है, लोगों की आय बढ़ना बंद हो जाती है, रोजगार के मौके खत्म हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। आज की ग्लोबल हो चुकी दुनिया में मंदी सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं है बल्कि इसका असर भी ग्लोबल है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब वर्ष 2008 में अमेरिका में मंदी आई थी तो उसका असर पूरी दुनिया भर में हुआ था और करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियों से उस वक्त हाथ धोना पड़ा था। हालांकि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं पहले ही साफ कर चुकी है कि इस स्थिति का भारत पर खास असर नहीं पड़ेगा। IMF के अनुसार वर्ष 2023 में जहां चीन की GDP 4.4% की रफ्तार से बढ़ सकती है तो वहीं भारत की GDP 6.1% की रफ्तार से बढ़ेगी और यह दर दुनिया भर के किसी भी देश से ज्यादा है। यानी भले ही दुनिया भर के देशों की माली हालत गड़बड़ा रही हो, भारत की इकोनॉमी सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली है और इसलिए IMF तो भारत को निराशा के इस दौर में भी उम्मीद की इकलौती किरण बता चुका है। लेकिन फिर भी आज आपको सावधान रहने की जरूरत है।